हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आज हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जो ये वाला चैप्टर था इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि आप कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर करवा चुकी हूँ मैं आपका। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 है आपका पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपके चैप्टर में जो भी चीजें है ना, मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स पहले तो किसे कहते हैं आप सबको अगर याद हो, रिकॉल करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। यानी कि हर वो पौधा जिसमें उसके जीवन काल में कभी न कभी पुष्प निकलता है, यानी कि फ्लावर्स आते हैं, तो वो पौधे पुष्पीय पौधे या एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में किस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है ये आपको देखना है। चैप्टर आप पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, आशा करती हूँ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। अब जो भी कुछ कॉन्सेप्ट आपका कंफ्यूजन रह गया है उसको आप क्वेश्चन आंसर के रूप में समझेंगे, उसको नोट भी करेंगे। आपको मैं नोट करने का भी टाइम दूंगी और उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन आंसर भी लेके आई हूँ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां पर नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। यानी कि एंजियोस्पर्म्स में आपको पुष्प के उस भाग के नाम बताने हैं जहां पे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उत्तर में आप लिखेंगे नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद यानी कि मेल गेमेटोफाइट। और मेल गेमेटोफाइट क्या होता है? मेल गेमेटोफाइट होता है आपका पॉलन ग्रेन, पराग कण। तो उत्तर में लिखेंगे नर युग्मोद्भिद यानी कि मेल गेमेटोफाइट अर्थात पॉलन ग्रेन, पराग कण का विकास, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट पुंकेसर के पराग कोश में यानी कि एंथर के पॉलन सैक में होता है, और फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश का विकास, एम्ब्रियो सैक का विकास बीजांड यानी कि जिसको हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं उसमें होता है। और वो कहाँ पे स्थित होता है? वो अंडाशय में स्थित होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी नोट करेंगे, इसका आंसर भी नोट करेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चंस उसी तरीके के हैं और इस तरीके से ही पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में अंतर बताइए, तो प्रश्न है आपका लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? यानी कि वो आपसे कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री या सूत्री, माइटोसिस या मियोसिस, किस प्रकार का विभाजन होता है उसके बारे में भी पूछ रहा है। और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। आपको 3 चीजें बतानी है। तो पहला क्या लिखेंगे आप? लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। एक तरफ आप लघु बीजाणुधानी का हेडिंग डालेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम का हेडिंग डालेंगे, और दूसरी तरफ आप मेगास्पोरेंजियम यानी कि गुरु बीजाणुधानी का हेडिंग डालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप माइक्रोस्पोरेंजियम लिख लेंगे लघु बीजाणुधानी, और राइट हैंड साइड पे आप मेगास्पोरेंजियम लिख लेंगे गुरु बीजाणुधानी।
अब केवल हेडिंग से ही आप, यदि आपको याद आ जाए तो आपको ये ध्यान आ जाएगा कि लघु बीजाणुधानी में क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम में फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है ना। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे लघु बीजाणुधानी में, पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के पराग कोश यानी कि एंथर में विकसित होती है। और जब आप ये लाइन लिख रहे हैं तो आपको आपके माइंड में एंथर का वो स्ट्रक्चर जो 4 भागों में बटा हुआ होता है, वो स्ट्रक्चर आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। लिखेंगे लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के पराग कोश या एंथर में विकसित होती है। इनका विकास पराग कोश के चारों कोनों पर होता है। और मेगास्पोरेंजियम में आप लिखेंगे गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है। इन्हें सामान्यतः बीजांड कहते हैं। इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है और इन्हें सामान्यतः बीजांड कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के नीचे लिखेंगे लघु बीजाणुधानी चारों ओर से, लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी होती है ना। ये चैप्टर आप लोगों ने जब पढ़ा था तब आपने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा था और माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो चारों तरफ से 3 लेयर्स से घिरी हुई होती है ना। जो एक्सटर्नल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है और इंटरनल लेयर होती है और टेपिटम से भी घिरी हुई होती है ना। गुरु बीजाणुधानी में आप लिखेंगे कि गुरु बीजाणुधानी और ब्रैकेट में आप लिखेंगे बीजांड चारों ओर से बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी हुई होती है। यानी कि जो मेगास्पोरेंजियम होती है वो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट 2 लेयर्स से घिरी हुई होती है। को नोट करते चलेंगे साथ में। आप पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे लघु बीजाणुधानी के नीचे अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं। अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। और मेगास्पोरेंजियम में आप लिखेंगे कि एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, क्योंकि एक ही मात्र कोशिका होती है, एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित मेगास्पोर्स बनते हैं। कितने? 4 अगुणित यानी कि हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं और इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर एक्टिव रहता है यानी कि क्रियाशील रहता है। ये 3 पॉइंट्स आप नोट करेंगे बच्चों अब अपनी नोटबुक में। उसके बाद फिर हम आगे के कुछ और पॉइंट्स भी लिखेंगे मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में अंतर लिखते समय।
पॉइंट नंबर 4 देखेंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, लघु बीजाणु जिन्हें आप जो फ्यूचर में परागकण के रूप में आ जाते हैं, तो लघु बीजाणु लीनियर, टेट्राड, टी आकार में अथवा डिक्सेट यानी कि क्रॉसित चतुष्क के रूप में, टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये आप इसको लिखेंगे और मेगास्पोरेंजियम में लिखेंगे गुरु बीजाणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे बच्चों, लघु बीजाणु यानी कि परागकण परागकोश के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं। लघु बीजाणु जिन्हें आप परागकण भी कहते हैं, फ्यूचर में मतलब वो परागकण बन जाते हैं। तो ये पॉलन सैक के स्फुटन से, पॉलन सैक के फट जाने से मुक्त हो जाते हैं। ये पौधों के क्या होते हैं? ये पौधों के मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद होते हैं, जिसमें नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स बनते हैं। और ये सबसे मेन पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में आप मेगास्पोरेंजियम में यानी कि गुरु बीजाणुधानी के बारे में लिखेंगे कि गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद कहलाता है। इसमें मादा युग्मक बनता है और मादा युग्मक के बाद ब्रैकेट लगा के अंड कोशिका लिखेंगे, यानी कि मेगास्पोरेंजियम वृद्धि करके एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। इसमें मादा युग्मक अंड कोशिका बनता है। मादा युग्मक ही अंड कोशिका के रूप में डेवलप होता है। अब ये 5 पॉइंट्स आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में और मेगास्पोरेंजियम के बारे में मैंने बताए। आपने यदि रिकॉल किया होगा तो आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर ध्यान आई होंगी। इसको प्रश्न को उत्तर के रूप में आपको कैसे लिखना है ये मैंने आज आपको बताया। तो आप इसको अपनी स्क्रीन से कॉपी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको एज इट इज लिख सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के बीच में डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। लघु का मतलब होता है छोटा और गुरु का मतलब होता है मेगा यानी कि साइज में बड़ा। तो लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो आपका मेल गैमेटोफाइट के निर्माण कहाँ पे होता है वो बता रहा है। और गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम की हम बात करते हैं तो वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे बनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बच्चों ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यदि हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। उसमें कौन सा विभाजन उस टाइम पर होता है ये आपको लिखना है। तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु जनन के समय लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के टाइम पे कौन सा अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। लघु तथा गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप अंत में नर
तथा भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद विकसित होते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ये भी नोट कर लेंगे, फिर हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि वो आपको कुछ शब्दावली, कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको उसको डेवलपमेंट के आधार पर, डेवलपमेंट जब हो रहा हो तो उस आधार पे आपको पॉइंट वाइज, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो सबसे पहले बीजाणुजन ऊतक होता है, उसमें पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसमें लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड बनता है और उसके बाद उसमें परागकण या लघु बीजाणु का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो ये वाला स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाएं। है ना? तो ये आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, एक आवृतबीजी बीजांड का चित्र। इसको बनाने में आपको टाइम भी लगेगा और इसको कंप्लीट करने के बाद आप उसकी लेवलिंग करना नहीं भूलेंगे। है ना? तो जब आप इसका चित्र बनाना शुरू करिए, है ना, चित्र बनाएंगे, जब कंप्लीट होगा तब इसकी लेवलिंग करते समय मैं आपको समझाऊंगी क्या, आपको पहले कॉन्सेप्ट में बता ही चुकी हूँ, इसको रिकॉल करेंगे आप एक बार। डायग्राम बनाएंगे बच्चों, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड का डायग्राम। बनाने में टाइम भी लगेगा आपको, डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। डायग्राम को कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब इसमें आप देखें, आवृतबीजी बीजांड यानी कि एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल की बात हो रही है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो आपका आवृतबीजी बीजांड है, इसमें आपको कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, है ना, आपको कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं ये आपको देखना है। तो देखो, बीजांड जो है वो एक छोटी सी संरचना होती है, आपको डायग्राम में बड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये डायग्राम आपने यदि कंप्लीट कर लिया हो तो डायग्राम में आपको ये बड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटी सी संरचना होती है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आपको यहाँ पे एक डंठल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको एक डंठल दिखाई पड़ रहा है। डंठल कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? ये जो है ये डंठल दिखाई पड़ रहा है। ये जो डंठल है बच्चों, ये क्या है? डंठल जो है, ये वाला पार्ट, ये जो आपको डंठल वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये जो डंठल वाला पार्ट है, इसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये किससे जुड़ा होता है? ये बीजांड से जुड़ा हुआ होता है। जो बीजांड वृंत होता है ये बीजांड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस बीजांड वृंत पे ध्यान न देते हुए हम क्या, ये देखो, जो भी बीजांड है वो कहाँ है? अंदर में। और इसकी सुरक्षा के लिए ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये केवल अंदर इसकी सुरक्षा के लिए होता है, इसकी सेफ्टी के लिए होता है ना। अब इसमें अंदर क्या है? जहां पे बीजांड वृंत और बीजांड वृंत का जो डंठल है और बीजांड, ये दोनों जहां पे अटैच दिखाई पड़ते हैं, ये पार्ट आपका हाइलम कहलाता है।
ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। अब जिधर से पराग नली एंटर करती है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। माइक्रोपाइल कहलाता है जो जिस रास्ते से पराग नली एंटर करेगी किसके? बीजांड के अंदर, वो रास्ता आपका क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। तो अब इसमें ध्यान से सुनेंगे, चूंकि आपको कॉन्सेप्ट में करवा चुकी हूँ, चैप्टर आपका कंप्लीट है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में डायग्राम आपने बना लिया होगा, है ना? अब इसमें क्या देख रहे हैं आप? आवृत बीजी बीजांड या एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको सेम ये वाला डायग्राम आपका बुक में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसको बनाने के लिए बताया कि आप इसको रुक करके अच्छे से डायग्राम को बनाएंगे, क्योंकि जो डायग्राम बुक में दिया गया है उसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना? तो आप क्लास 12th में बच्चों ये आप आशा नहीं कर सकते हैं कि जो चित्र आपको चित्र किताब में मिलेंगे वही चित्र आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, या जो लाइन आप किताब में पढ़ रहे हैं वही लाइन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाएगी। ये आशा क्लास 12th के जो भी टीचर्स आपका क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो ये समझते हैं कि आपने यदि क्लास 12th की पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। पढ़ाया जो चीज गया है उसको ब्रीफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है? एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और दूसरा डायग्राम से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यदि आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लें तो उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसमें आपने ये है बीजांड वृंत, ठीक है, ये आपका फ्यूनिकल है। ये क्या है? आपका फ्यूनिकल है। अब यहाँ पे दो सिरे, बीजांड के दो सिरे होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और दूसरा चैलेजल एंड होता है, जिसको आप निभागीय सिरा भी बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये शब्द जिन बच्चों के पास हिंदी में किताबें हैं इसको निभागीय सिरा या चैलेजल एंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पे आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपका चैलेजल एंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें हर बीजांड में एक या दो अध्यावरण होता है। क्या होता है? अध्यावरण, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अब इंटेग्यूमेंट, इसमें जो आवृत बीजी बीजांड है एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है, इसमें इंटेग्यूमेंट दो लेयर्स में होता है। तो पहला इंटेग्यूमेंट जो है वो आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाता है और अंदर वाला जो है वो इनर इंटेग्यूमेंट कहलाता है, यानी कि आंतरिक अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, ठीक है। अब इसमें हम पहुंच जाते हैं मेन बीजांड की संरचना पे। ये जो है ये सेफ्टी के लिए बाहर वाला आवृत बीजी बीजांड का ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है, पर मेन स्ट्रक्चर जो इसका है वो अंदर है। अब इसमें आप सबको पता है कि ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है ना। यहाँ पे नीचे आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं जो क्या है? सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स क्या होती हैं? इन्हीं को हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि ये कोशिकाएं पॉलन ट्यूब के अंदर जो पॉलन ग्रेन आ रहा है उसको मेन एग सेल तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती हैं, इसलिए इनको हम सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहते हैं, ठीक है। डायग्राम आप ऐसे ही लेवल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। आप इसमें चाहें तो ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। एग सेल, देखो आपको यहाँ पे 3 सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे, 1, 2 और 3 सेल्स में से जो सामने की तरफ दो सेल्स दिखाई पड़ रही हैं ये आपकी सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहलाती हैं। इसके पीछे की तरफ जो थोड़ा सा बड़ा आपको सेल दिखाई पड़ रहा है ये सेल आपका कहलाता है एग सेल, या इसे आप ब्रैकेट में अंड कोशिका लिख सकते हैं। ये क्या कहलाता है? ये आपका एग सेल या अंड कोशिका, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके विपरीत भाग में एकदम इधर की तरफ यहाँ पे चैलेजल एंड होता है। ये आपकी जो है ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ऊपर की तरफ जो 2 सेल्स प्रेजेंट हैं ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं और बीच में जो है बीच में आपका
सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया, ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। ध्रुवीय कोशिकाएं जो होती हैं इसमें प्रेजेंट होता है, ये एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाता है, और ये आपका एम्ब्रियो सैक है। तो इस तरह से एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड का डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बनाएंगे सुंदर, और उसकी लेवलिंग भी कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से यदि आप डायग्राम साफ सुथरा, जैसे इसमें दिखाई पड़ रहा है ना, प्रश्न में टीचर बोलता भी है, अंडरस्टूड है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। स्पष्ट का मतलब जो क्लियर समझ में आए, साफ सुथरा का मतलब आप उसमें रब नहीं करेंगे बार बार, कहीं इरेजर का अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे, साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे और उस पे नामांकित भी करेंगे। उसके जो पार्ट्स हैं जो आपको बताए गए हैं, उन पार्ट्स को आप लेवलिंग जरूर करेंगे। इस प्रश्न का केवल इतना ही मतलब है। तो आवृतबीजी बीजांड का डायग्राम आपने बनाया, आशा करती हूँ आपने डायग्राम सुंदर सा बना लिया होगा, उसकी लेवलिंग भी आपने कर ली होगी। बच्चों, आज क्लास 12th में आप लोगों को एंजॉय भी किया होगा आपने। आवृतबीजी बीजांड का डायग्राम बनाया आप सभी ने, जिसमें बच्चों पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये जो चैप्टर था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज आपने मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को याद करते हुए लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में जो अंतर होता है उसमें 5 डिफरेंसेस को लिखा। मैंने जिस तरह से आपको स्क्रीन में दिखाया ठीक उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। मैंने आपको टाइम भी दिया है नोट करने के लिए, आशा करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और जो डायग्राम आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया उस डायग्राम को भी आपने अपनी कॉपी में अवश्य बनाया होगा, और उसका नामांकित चित्र जिस तरह से प्रश्न की डिमांड हो उसी तरह से आपको उत्तर देना होता है, तभी आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।